इन्होंने हमेशा ही जो मुद्दे लोक हित वास्ते होंगे ने हमेशा ही चुके ने, भावें प्रेस राही भावें स्टेज राही। तो अज उसकी एक वड्डी उदाहरण है कि साडे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, सीनियर वकील साहब वो साडे विच पहुंचे ने और सानू मौका मिला उन्होंने विचार सुनने का। असीं अपने आप को वडभागी समझते हैं, धन्नभाग समझते हैं कि तुसीं साडे विच आए और साडा फर्ज बनता है कि थोड़े विचार और असीं खुल के चाहुंदे हां कि जिस तरह सारी पब्लिक पढ़ी लिखी बैठी है, एक दे नाल 10-10 बंदे अटैच होंदे ने कि तुसीं अपनी इस गल नूं इस तरीके समझाओ ताकि यह वाकई जन जन तक पहुँचे तो इस मुद्दे नूं पूरी हवा दी जाए और पूरे देश में यह मुद्दा फैलाया जाए। साडे भानु प्रताप सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर बैठे भारतीय किसान यूनियन सादीपुर के अध्यक्ष आदरणीय बूटा सिंह सादीपुर जी, संयुक्त किसान मोर्चा के आगू कीर्ति किसान यूनियन के एक स्तंभ भाई रमिंदर सिंह पटियाला जी, और इस आज के प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ बुलाने वाले और इस सारा इंतज़ाम करने वाले भाई प्रभजीत पाल सिंह जी एडवोकेट, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए मेरे सभी किसान आगू, मेरे एडवोकेट साथी भाइयों बहनों, आप सभी को सत श्री अकाल। साथियों, जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा तो पहली बार जब मैं सिंघू बॉर्डर पर आपके बीच गया और मुझे बोलने का मौका दिया गया तो मैंने मंच से एक बात कही कि जो किसान कानून है, तीनों किसान कानून निश्चित रूप से इस देश के किसानों को उजाड़ने वाली कानून है, लेकिन ये कानून इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या वो है जो इन कानूनों को लेकर आया है। ये कानून वापस भी हो जाए तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा, हम सबके सामने वो दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। और उस व्यक्ति को हटाने का तरीका है इस देश से ईवीएम खत्म किए जाए। और मैंने निवेदन किया था संयुक्त किसान मोर्चा के उस प्लेटफॉर्म पर कि ईवीएम को भी इसमें एक मुद्दे के रूप में शामिल किया जाए। बहुत साथी इस बात से सहमत थे कि हां यह होना चाहिए। अभी आदरणीय सादीपुर साहब ने बता भी दिया कि उन्होंने भी कहा कि इसको भी शामिल करना चाहिए, लेकिन कुछ साथियों का विचार था कि अगर हम इस मंच से उसे शामिल करेंगे तो ये राजनीति की बात हो जाएगी। उस झिझक में उस मुद्दे को उस समय शामिल नहीं किया गया। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग क्योंकि जानते हैं कि असली दिक्कत कहां है, कैसे है, हम अपने इस स्तर से वो मुद्दा उठाते रहे। और किसान आंदोलन का जब अंतिम समय आया, जब वापस लिए गए कानून, उस समय तक आते आते वाकई में किसान मोर्चे के अंतर्गत ये बात होने लगी कि ईवीएम का मुद्दा अब उठाना चाहिए, लेकिन उठाया नहीं गया। और उसके बाद आज हम जिस मकाम पर आकर खड़े हैं वो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके बताई। जो हमारे साथी हैं जिन्होंने रेलवे की बात बताई, जो आदरणीय रविंदर सिंह पटियाला साहब हैं उन्होंने भी और जो चीजें बताई, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जड़ केवल एक ही है। जो देश आज जितनी समस्याओं को झेल रहा है, जितनी दिक्कतें आज देश के सामने हैं,
उसके लिए केवल एक ही जिम्मेदार है, मोदी और मोदी सरकार, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। और आप इसे हटा नहीं सकते हैं अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो। और मैं लिख के दे रहा हूं कि जिस दिन ईवीएम हट गई और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, उस दिन बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें पार नहीं कर पाएगी लोकसभा में पूरे देश में। आपको नहीं लगता एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो पार्टी खुद, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी विरोध किया ईवीएम का, भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विरोध किया, उनके एक एमपी हैं, उन्होंने 246 पेज की किताब लिखी, जीवीएल नरसिम्हा, कि ईवीएम जो है वो बंद होनी चाहिए। और लिखा बाकायदा उन्होंने, डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी प्रजातंत्र खतरे में है। और वो पार्टी आज ईवीएम हटाना नहीं चाहती, ईवीएम को बरकरार रखना चाहती है। आपको नहीं लगता कि जब चुनाव हो रहे हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो कांग्रेस पार्टी 230 विधानसभाओं में से 199 सीट पर आ गई थी, 199, 199। और जब रिजल्ट आता है बिल्कुल उलट हो जाता है, बीजेपी 165 सीटें जीत के आ जाती है और कांग्रेस जो है मात्र 63 पे ही सिमट जाती है। ठीक इसी तरह का जो हुआ 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो जब पोस्टल बैलेट की गिनती थी, समाजवादी पार्टी वहां पर 403 विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर आ गई थी, 304, 3/4 से भी ज्यादा बहुमत था। और जब चुनाव पूरा परिणाम आता है ईवीएम की गिनती के बाद, तो समझ में आता है कि वो 121 पे सिमट गया और बीजेपी 225 से ज्यादा सीटें लेके सरकार बना लेती है। और मैं बार बार इस बात की चुनौती देता हूं, मैंने इस बार खुल के चुनौती दी है, अगर मोदी जी को इस देश की जनता इतना ही पसंद करती है, लोग उनके इतने ही दीवाने हैं, देश के लोगों पर उनकी इतनी अच्छी छाप है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर किसी को पता लग जाएगी कि वाकई में जनता इनके साथ में है या ईवीएम का खेला है कुछ। उनके पास की हिम्मत नहीं, मैं जानता हूं मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस चैलेंज को स्वीकार कर सके। मैंने तो बल्कि इससे आगे भी कहा कि जो सीट मोदी जी आपको लगती है कि सबसे अच्छी सीट है आपके लिए, यहां से आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा, वहां आप लड़ो ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि इतनी हिम्मत उनमें नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि एक व्यक्ति चुप रह के जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए, जिनका जवाब देना चाहिए, उन मुद्दों पर चुप रह के देश को किस तरह से मूर्ख बना रहा है। हमें ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अभी आपने जो ड्राइवरों की समस्या की, जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ड्राइवर तो मैं समझता हूं वही नहीं है सब लोग कि जो बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, मेटाडोर चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, हम सारे के सारे तो ड्राइवर हैं। आप बताइए, सारे के सारे जो भी गाड़ी चला रहा वो ड्राइवर है। स्कूटर चला रहा हो तो, स्कूटी चला रहा हो तो, मोटरसाइकिल चला रहा हो तो, टेम्पो चला रहा हो तो, 3 व्हीलर चला रहा हो तो, सभी तो ड्राइवर हैं। सो किसी के साथ भी अगर होगा तो इतना कड़ा पनिशमेंट देंगे आप कह रहे हैं कि इससे सुधर जाएगा, तो पहले आप बताओ कि जो आपने सारे काम किए उससे क्या सुधर गया। और अगर क्या कोई बात आप सुधारने की करते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं बात। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ये सारे दंडात्मक काम जितने भी करने आप वो करते चले जाओ और बाकी तरफ सुधार ना करो। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, और ड्राइवरों साथियों के लिए उनका जो आंदोलन अभी हुआ था 7 तारीख को, 6 या 7 तारीख को हुआ था वहां पे जंतर मंतर पर, बल्कि वो 3 तारीख को हुआ था, मैं उसमें गया था। मैंने उनके बीच जाके बात कही थी, हम आपके साथ हैं हर तरह से,
आपको जिस तरह की भी जितनी भी कानूनी मदद चाहिए, सलाह चाहिए, साथ में खड़े होना है तो भी हर पल आपके साथ में है, क्योंकि सरकार की कोई भी गलत चीज हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। करीब 3 से 4 करोड़ लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी है। हम आपके साथ में हैं और ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून सरकार ने अभी मूर्ख बनाने के लिए, मेरी भाषा इस तरह की, मूर्ख बनाने के लिए सरकार ने कहा है कि इसे हम लागू अभी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह कभी तो करें भाई। आज नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन सामने है, आप आज नहीं कर रहे क्योंकि विरोध इतना जबरदस्त हो गया, लेकिन जैसे ही ये विरोध कम होगा, ये यूं समझो कि आप सत्ता में दोबारा आ जाएंगे, आप लागू कर देंगे तो कोई क्या कर लेगा। इसलिए मैंने एक सलाह दी थी अपने ड्राइवर भाइयों को कि अभी आप चक्का जाम आपने किया हुआ है, 3 दिन और करो बस। इस 3 दिन में सरकार घुटनों पर आ जाएगी और यह कानून वापस हो जाएगा। हमें कानून वापस चाहिए, यह नहीं कि कानून आप बाद में लागू करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत है और गलत को वापस लाना पड़ेगा। जैसे किसान कानून वापस लिए, ऐसे वो भी लेने पड़ेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जो हम ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप सारे बताइए, अगर मेरी बात गलत हो तो आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। मैं बहुत सिंपल सी बात, साधारण सी बात करता हूं। इस देश में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 संविधान के तहत सारी पावर दी गई है। कैसे बनेगा इलेक्शन कमीशन, कैसे उसकी ताकत रहेगी। कोई भी सरकार उसे नियुक्त करे। आपने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो कानून बनाया गया अभी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो भी हो, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को समान पावर हो और उनको नियुक्त करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री हो, तो जिनको वो ठीक समझेंगे उसको चुनेंगे। और उस कानून को बदलकर, इस बात को बदलकर सुप्रीम कोर्ट को कानून बना दिया कि एक जो चीफ जस्टिस है वो नहीं रहेंगे, उनकी जगह पे कैबिनेट मंत्री होगा जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे। लेकिन बावजूद इसके भी अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार है और उसे होना चाहिए, संविधान के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, तब भी वो इलेक्शन कमीशन ईमानदार रह के पूरी ताकत से काम कर सकता है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। पर अगर कोई मानसिक रूप से गुलाम ही बन गया है और सरकार के लिए काम करने वाला है, तो फिर आप किसी भी तरह से व्यवस्था कर लीजिए, वो सरकार के लिए काम करेगा। लेकिन यहां एक और बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कल इस बात का खुलासा किया आरटीआई के माध्यम से, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन और दोनों कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं उनके माध्यम से हो जाए। बाकायदा मैंने खुलासा किया कल की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैं वही बात अब आपके सामने भी रख रहा हूं। संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई किसी का दबाव नहीं होगा, और उसकी जिम्मेदारी केवल एक है कि जो चुनाव है वो चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में दिखना चाहिए कि हां सब कुछ ठीक हो रहा। इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उसकी बात पर हम विश्वास करें, क्यों करें भाई विश्वास? कौन हो आप? विश्वास का मतलब क्या है? जिस देश में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बेईमान हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी की भी गर्दन काट सकते हैं, सरकार के गुलाम हो चुके हैं, उस देश में किसी पर क्यों विश्वास किया जाए भाई? आप व्यवस्था ऐसी रखो ना जो सबकी आंखों के सामने हर कोई देख के अपने आप विश्वास कर ले। आपके कहने की क्या जरूरत है? सारी व्यवस्था बिल्कुल इतनी पारदर्शी होनी चाहिए। तो हो क्या गया है आप कि जो ईवीएम मशीनें हैं इन्हें 2 कंपनियां बनाती हैं। एक ECIL हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये कंपनी भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, लिखा हुआ बाकायदा भारत सरकार का उपक्रम, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है। ये बनाती है ईवीएम और वीवीपैट। और दूसरी कंपनी कौन सी है?
BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह भी कंपनी भारत सरकार की है। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। तो दोनों कंपनियां जो ईवीएम और वीवीपैट बनाती हैं, जहां से बन के आती है, वो किसके अंडर में है? किसकी कंपनियां हैं? भारत सरकार की। और चुनाव आयोग को कराना बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो जब मशीनें सरकार दे रही है, मशीनों पर सरकार का कंट्रोल है, तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हो सकता है? और क्योंकि वो ईवीएम मशीन के लिए, वीवीपैट मशीन के लिए सरकार पर निर्भर है, तो सरकार के साथ मिला हुआ नहीं हुआ। वो इलेक्शन कमीशन अलग कहां से हुआ? इंडिपेंडेंट कहां से हुआ? इस ईवीएम के माध्यम से जो उसकी स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी गई, और आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन और सरकार एक ही है। ये दोनों षड्यंत्र में शामिल हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन वही काम करता है जो सरकार कहती है। इसलिए सरकार ने उस कानून में बदलाव करके यह व्यवस्था की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री उसमें रहेगा। तो जब सरकार शामिल है तो इंडिपेंडेंट रूप से काम कैसे होगा? कहां से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? दूसरी बात, यह तो हुआ षड्यंत्र के कैसे ये लोग शामिल हैं। एक दूसरी बात, एक जब यह बात कही जाती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, भाई राजेंद्र सिंह पटियाला साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि कोई भी मैन मेड जो चीजें हैं उनमें छेड़छाड़ हो सकती है। बिल्कुल सही बात, कोई भी हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो ईवीएम है स्टैंड अलोन, ये शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड अलोन, अकेली खड़ी रहती है। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे मानो आप, ये 3 मशीनें हैं। 3 मशीनें इस्तेमाल होती है ना ईवीएम में। एक ये समझिए कंट्रोल यूनिट, जिसमें वोट इकट्ठी होती है, जिसकी वोटों की गिनती होती है। और ये है आपकी बैलेट यूनिट, बीच वाली, जिसमें आप बटन दबाते हैं, लाल बत्ती जलती है और पता लगता है कि हां, कह दिया जाता है कि वोट पड़ गई। और ये तीसरी है आपकी वीवीपैट, जिसमें वो 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, लाइट बंद हो जाती है और पर्ची उसमें गिर जाती है, जो कभी जिसकी गिनती नहीं होती, कभी आपके हाथ में नहीं आती। ये तीनों मशीन है ऐसे। इन्हें, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, अगर ये किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं है तभी तो स्टैंड अलोन होंगी। इनमें बीच में कहीं भी कोई तार नहीं है तो ही तो स्टैंड अलोन है। मतलब अपने अलग पैरों पे खड़ी है, जैसे मैं खड़ा हूं, बिल्कुल मैं अकेला हूं, तो ये स्टैंड अलोन हो गया। पर अगर ये तारों से जुड़ गई तो स्टैंड अलोन कैसे हो गई? जुड़ गई ना। और जैसे ही जुड़ गई, इसका मतलब हेराफेरी शुरू हो गई। तो सर, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है स्टैंड अलोन है, वो झूठ कह रहा है, वो बेईमानी करता है। दूसरी बात, यहां जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे कहता हूं, ये उदाहरण बार बार देता हूं, जिस मशीन में वोट इकट्ठी बताई जाती है, कंट्रोल यूनिट, आप कह सकते हैं क्या, आपको दिखता है क्या कि आप जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपकी वोट उस मशीन में जाते हुए कहीं नजर आती है? आपको कह सकते हैं कि आपकी वोट उसी में गई है। वीवीपैट में तो आपको दिखा दी गई 7 सेकंड के लिए, पर वीवीपैट की तो पर्चियों की गिनती होती नहीं, गिनती होती है उसकी, तो उसमें दिखाओ ना कैसे जा रही है। वही जा रही है जहां भेजी गई है। कम से कम जो वोट दे रहा उसे तो दिखनी चाहिए कि हाँ, उसी के खाते में इकट्ठी हो गई। किसी को दिखती है? किसी को नहीं दिखती। अब इससे अलग बात कहता हूं, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ईवीएम मशीन किस टेक्नोलॉजी से बनी है, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, एक भी व्यक्ति यहां पे जो खड़ा है, जितने भी हैं, सब बताओ, हाथ उठा के एक व्यक्ति बताओ कि क्या उसे जानते हो कि तकनीक क्या है, कैसे काम करती है? एक आदमी नहीं जानता। चंद इस देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ वो जानते हैं कि वो मशीन कैसे बनती, कैसे काम करती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। चंद लोग, 99.9% इस देश का मतदाता नहीं जानता कि जिस मशीन से चुनाव कराया जा रहा है वो मशीन कैसे काम करती है।
और केवल आपकी बात नहीं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, मजिस्ट्रेट, आईपीएस ऑफिसर्स, तमाम प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी पीएचडी करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, एक नहीं जानता कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं। और हम लोग सालों से वोट देते आ रहे हैं अंधों की तरह। कौन सा तरीका है ये? तरीका वो होना चाहिए जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अनजान से अनजान व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी आंखों से देखकर साफ साफ बता सके, हाँ ये तरीका सही है। मेरी समझ में आता है कि मैंने जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता था उसी को दी है, उसी को गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी, और वो बैलेट पेपर के अलावा दूसरा हो नहीं सकता। अभी हमारे साथी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया, दुनिया के वो देश जिन्होंने ईवीएम बनाई, वो देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन यहां ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। और इसी के विषय में हमने आरटीआई के माध्यम से कल एक और खुलासा किया था। हमने आरटीआई लगाई इलेक्शन कमीशन को और पूछा कि ये जो वीवीपैट ईवीएम है इसका कोई सर्टिफिकेट है? जैसे आप ये पानी है, पानी लेते हैं ना सर, इस पर लिखा देखो, ये लिखा है छाप आईएसआई। इसका मतलब ये है कि एक संस्था है देश में जो उसके कुछ नियम कायदे कानून है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये पानी है, इसका स्टैंडर्ड पीने लायक है नहीं है, एक स्टैंडर्ड है इसका। जब देख लिया उसने है तो इस पर मोहर लग गई, सर्टिफाइड कर दिया इसको। ठीक इसी तरह से तमाम चीजें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं उनके लिए होता है BIS। तो हमने पूछा कोई सर्टिफिकेट है? कोई राष्ट्रीय संस्था हो, अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, सरकार हो। इलेक्शन कमीशन कहता ये बात आप उनसे पूछो जो कंपनी बना के दे रही है। तो उन कंपनियों से पूछा यही बात सारी, तो कंपनी ने BEL जो है उसने कहा कि हमें तो इलेक्शन कमीशन की जो एक्सपर्ट कमेटी है जो कहती है बना के उसको दे देते हैं, वो इंस्पेक्शन कर लेती है, बात खत्म। उसने भी नहीं बताया कि सर्टिफाइड है, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं बताया। अगर ये बात जो BEL बता रही है तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता था कि हम ही देते हैं उसको बनाने के लिए, जो देते हैं बनाता है। यही बात उससे पूछी गई ECIL से। ECIL का जवाब आया कि भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है। कौन करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन? STQC को एक संस्था है, वो भी सरकारी संस्था है, वो भी इंस्पेक्शन करती है, सर्टिफाइड नहीं करती होगी। भाई आप देश के 140 करोड़ नागरिकों की जिंदगी का सवाल है ये, देश के 100 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार का सवाल है। और मताधिकार यानी वोट का अधिकार आपके हर उस अधिकार की जननी है, मां है, जो आपको मिलते हैं संविधान के माध्यम से। वो अधिकार आपके तमाम मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, तमाम अधिकार जो हैं वो इसी से मिलते हैं। ये उनकी मां है और उसके विषय में आप उसे ऐसे लूट रहे हो, हमें बताना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ये नहीं करने देना चाहते। कहां का तरीका है? तो हमारे तमाम अधिकारों को लूटने का जो काम ये हो रहा है इस एक अधिकार के माध्यम से, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, पता नहीं कब निकल के आता है, वो रात को 8 बजे अक्सर प्रदर्शित हो जाता है और उसके बाद कहता है नोट बंद, फिर निकल के आता है कुछ समय बाद कहता है कि देश बंद, पता नहीं किस दिन निकल के आ जाए और कहते कि वोट बंद। क्या कर लोगे आप? तो ये जो सारी स्थिति है, इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई केवल ईवीएम की नहीं है, लड़ाई किसानों के अधिकार की भी है। अगर हमारा एक अधिकार सुरक्षित रहेगा और जिसको हम चुनना चाहते हैं वो सरकार आएगी तो हमारा कुछ भला हो सकेगा। हम जो सालों से लड़ रहे हैं, अभी हमें कुछ मिला नहीं, वो तो सरकार ने हम पे जो हमला किया, हमने उस हमले को रोका। किसान कानून सिर्फ इतना ही था। हमारा असली मुद्दा क्या है? हमारा असली मुद्दा है हमें MSP मिले, और MSP अगर सारे देश के किसानों को दे दी जाए, हर फसल पर MSP दी जाए,
तो 6 से 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, 6 से 7 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। और अभी भाई साहब ने बताया, रविंद्र जी ने, कि 14.3 या 4 लाख करोड़ रुपए सरकार माफ कर चुकी है। एक और आंकड़ा आया इसके बाद, उस आंकड़े के हिसाब से जो छुपे हुए सारे पहलू सामने निकल के आए हैं। इतना नहीं, पिछले 9 साल में मोदी सरकार अपने उद्योगपति पूंजीपति यारों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुकी है। 25 लाख करोड़। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं उनको हर साल 5 से 6 लाख करोड़ की टैक्स में छूट दी जाती है। सब कुछ उन्हीं का घर भरोगे या इस देश को पालने वाले, इस देश के हर व्यक्ति को अनाज देने वाले किसानों के लिए भी कुछ सोचोगे? जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक आंकड़ा निकल के आया था कि तकरीबन 12 लाख करोड़ इस देश के तमाम किसानों पर जो कर्जा है वो 12 लाख करोड़ है। सरकार 25 लाख करोड़ माफ कर सकती, 12 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकती? कर सकती, करेगी नहीं। उसका जो वो सिर्फ चाहती है कि चंद लोगों में, उनके हाथों में ये सब कुछ रहे, बाकी किसी को कुछ नहीं मिले। और इसीलिए वो सारे काम कर रही है। और सारी चीजें जानने के बाद हम बहुत स्पष्ट रूप से पहुंचे हैं, इस देश के बच्चों को अगर शिक्षा देनी है, रोजगार देना है, तो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर हटाना ही पड़ेगा। इस देश के जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन्हें उनका हक मिल जाए। अगर ये सब करना है तो सत्ता को, मोदी सत्ता को हटाना ही पड़ेगा। और इस देश के जो बेरोजगार बड़ी संख्या में हैं, उन्हें रोजगार और नौकरी मिल जाए तो सत्ता को बदलना ही पड़ेगा। इस देश में लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो जाए। इस देश में जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का झांसा देकर जैसे लूटा गया, मूर्ख बनाया गया, उन्हें उनका हक मिल जाए। ओल्ड पेंशन वाले जो लोग हैं, ओल्ड पेंशन व्यवस्था लागू हो जाए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 30 साल 35 साल आप एक व्यक्ति से सर्विस करवाते हो, सरकारी नौकरी करता है और नेता मजे लेते हैं, 5-5 6-6 उनके पास में पेंशन आती है। आपने 35 साल काम करने वाले को जो पेंशन मिलती थी उसको खत्म कर दिया। कौन सी व्यवस्था है ये? क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार पर 43 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और पिछले 4 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा केवल और केवल प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्चा हुआ है। इतनी लूट है। क्यों नहीं ये सारी चीजें जो पैसा लगाया जाता है वो इस देश के जो हकदार हैं, नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये लड़ाई निश्चित रूप से जो सामने मुद्दा है वो ईवीएम है। और ईवीएम इसलिए है कि मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तो ईवीएम अगर रहेगी तो मोदी सरकार रहेगी, और मोदी सरकार रहेगी हम सबकी समस्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी। मैं आज इसलिए आपके पास आया हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर किसान आंदोलन करेंगे तो मैं उनके साथ हर पल रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी किसान ही हूं। पढ़ लिख के मेरे माता पिता ने मुझे वकील बना दिया, अलग बात, हूं मैं किसान। दूसरा, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, ड्राइवर आप ही नहीं है, मैं भी हूं, हम सब एक हैं। और अगर कुछ भी गलत होगा बर्दाश्त करेंगे नहीं। मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूं, जैसी भी आपको जरूरत हो हमेशा उपलब्ध हूं। 24 घंटे जब आवाज दोगे खड़ा मिलूंगा। तो मैं जानता हूं अगर देश का किसान खड़ा हो गया, देश का मजदूर खड़ा हो गया, हमारे ड्राइवर भाई खड़े हो गए, तो कोई मतलब नहीं है कि ईवीएम की लड़ाई हम ना जीते। और ईवीएम की लड़ाई हम जीत गए तो आप मान लीजिए कि बाकी लड़ाइयों को जीतने का रास्ता हमारा खुल गया। तो मैं आज पंजाब के अपने जो एडवोकेट साथी हैं उन सभी से, और जो पंजाब के हमारे किसान आगू हैं, किसान जत्थेबंदियां हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, इन सबसे यही निवेदन करने आया हूं, ये लड़ाई सबकी है।
मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो मत साथ देना, पर जब तुम्हारी और मेरी हम सब की लड़ाई है, इकट्ठी लड़ाई है, देश के 100 करोड़ मतदाताओं की और 140 करोड़ नागरिकों की लड़ाई है, इस लड़ाई में साथ दो, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात की घोषणा आप कहें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आगू किसान संगठन इस ईवीएम की लड़ाई में हमारे साथ हैं। आप देखिए उसके बाद में कैसा नजारा बदलता है। आपने मुझे बुलाया, समय दिया, बोलने का मौका दिया, इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।